दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। दोनों तरफ से पथराव किया गया। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए। मामला फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी का रहा। हालांकि खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने हालात संभाल लिए, लेकिन पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। 8 से 10 लड़के दनादन पत्थर चलाते दिखाई दिए। दुकानों, मकानों, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पथराव के दौरान नेहरू कॉलोनी के उस हिस्से में कोहराम मच गया। लोग दहशत में आ गए, घरों में छिप गए। पथराव कर रहे लड़कों ने बिना किसी खौफ के बंद दुकानों के शटरों पर ईंटें बरसाईं। थोड़ी देर में वहां ऐसा माहौल बन गया, लगा जैसे दंगे भड़क गए, क्योंकि सड़क पर मौजूद लड़कों के सिर पर मानो खून सवार था। उन लड़कों ने उस गली की तरफ भी निशाना बनाकर पथराव किया जिस गली में दूसरे पक्ष के लोग खड़े थे। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग भी उन लड़कों पर ईंटें बरसाते दिखे। थोड़ी देर में सड़क पर चारों तरफ ईंटें बिखरी दिखी। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, मामला शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक एक ही समुदाय के दोनों गुटों में देर रात किसी बात को लेकर गाली गलौज हुई थी, लेकिन सुबह होते ही दोनों गुटों के लोग फिर से भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने पथराव करने वाले दूसरे पक्ष के लोगों पर ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगा दिया। जो इनका विरोध करता है उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने विरोध किया तो पथराव? हाँ, हमने विरोध किया तो पथराव का विरोध किया था आप लोगों ने? वो गांजा चरस अफीम बेचते थे हमारी गली का आके खड़े होकर। अफीम बेचे, चरस बेचे, गांजा बेचे हैं, स्मैक बेचे हैं। अच्छा, हाँ, इनसे मना करो तो ये इसी चीज में करता है। तो ये पत्थर किससे बरसाए थे? उन्हीं ने बरसाए, मना करी तो उन्हीं ने बरसाए। पुलिस ने बताया कि इस बवाल में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल रही। तनाव के बाद वहां पुलिस की तैनाती कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन के मुताबिक असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में असरार, अबरार और बाबू नाम के 3 भाइयों के मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बने हुए थे, क्योंकि कई सरकारी दस्तावेजों में वहां तालाब का जिक्र मिला। प्रशासन के मुताबिक तीनों भाइयों असरार, अबरार और बाबू को पहले ही नोटिस भेजकर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। इसलिए तहसीलदार की अगुवाई में बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने 3 में 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध मकानों की एक-एक ईंट गिरा दी। पहले मकान की बाउंड्री वॉल गिराई गई, इसके बाद एक-एक करके दीवारों को भी धराशायी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान तहसीलदार ने एक मकान पर बुलडोजर नहीं चलवाया और उसे खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया, क्योंकि उस मकान के मालिक ने तहसीलदार से गुहार लगाई कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और उन्हें ठंड के मौसम में परिवार के रहने का इंतजाम दूसरी जगह पर होने तक की मोहलत दी जाए। खाली कर दूंगा, जो भूमि निकल रही है तालाब की उसे खाली करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस टाइम में शिफ्ट कहीं हो जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। इस गुहार के बाद प्रशासन ने उन्हें 3 दिन का समय दे दिया। हालांकि उनके 2 भाइयों के मकानों को सरकारी बुलडोजर ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 3 लोग थे, 3 मकान थे, जिसमें से 2 पर ग्राम सभा को कब्जा दे दिया गया और तीसरा अभी जो है टाइम दिया गया। इस दौरान पूरे राया बुजुर्ग गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि बुलडोजर एक्शन से पहले उस गांव को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया था। सुरक्षा के लिए 5 थानों की पुलिस और रैपिड रिस्पांस फोर्स की एक टुकड़ी भी बुला ली गई। और इस सब के अलावा पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले ड्रोन कैमरे के जरिए भी पूरे गांव पर नजर बनाकर रखी। प्रशासन के मुताबिक राया बुजुर्ग गांव में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तालाब की करीब 880 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचने से पहले ही कुछ लोग हथौड़ों से अपना मकान तोड़ते दिखे। इलाके के लोग जो जिनके अवैध रूप से बनाए गए घर थे वो खुद ही यहाँ पर तोड़ने शुरू हो गए हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि संभल में बुलडोजर का एक्शन पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहा था। बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस के साथ राजस्व विभाग के 20 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम राया बुजुर्ग गांव पहुंची थी और बुलडोजर की मदद से करीब 1.5 घंटे में 2 अवैध मकानों को पूरी तरह गिरा दिया गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि जो जमीन सरकारी बताई गई वो उन्होंने कई साल पहले एक विधायक से खरीदी थी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त कई लोगों ने वहां जमीनें खरीदी थी, लेकिन किसी ने भी तहसील में जाकर रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। पहले न करावे थे सर, कोई भी बनामा न करावे था, ऐसे गांव बसा हुआ पहले तो सब जितने मोहल्ली है सबकी ऐसे ही बनी हुई है पूरे गांव में।
उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह भी दावा किया कि प्रशासन ने वहां गड्ढे को भरवाकर सड़क बनवाई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने इन दावों को पक्का करने के कोई सबूत नहीं दिखाए। संभल के अलग अलग इलाकों में 3 दिन में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर एक्शन के बाद मुक्त करवाया गया। इनमें 2 मस्जिदें और एक मदरसा भी शामिल रहा। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मरीज ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने 2 बार उनकी आंखों का गलत ऑपरेशन कर दिया और फिर उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया, और इसीलिए उन्होंने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। मरीज के मुताबिक 18 नवंबर को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया था। उसके अगले दिन डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा बुलाया और फिर से उनकी उसी आंख का ऑपरेशन कर दिया था। इसके बाद भी जब उनकी आंख ठीक नहीं हुई तो वो 1 हफ्ते बाद दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे। 1 हफ्ते बाद में आया तो वो कहने लगे कि अब इस आंख का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी जा सकते हो। मैं गया दूसरे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे इसका ऑपरेशन किया, मेरी आंख से 3 लेंस निकाले गए। मरीज ने बताया कि जब जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी नहीं सुनी तो वो इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए, और वो उस वक्त दंग रह गए जब उस अस्पताल के डॉक्टरों को उनकी आंख में 3 लेंस मिले। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन करने में लापरवाही बरती, और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे बाहर से लेंस खरीदवाया, यानी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए मरीज खुद बाहर से लेंस खरीद कर लेकर आए थे। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। उसके लिए हमने आंतरिक जांच के लिए समिति गठित कर दी है। उधर सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने भरोसा दिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के तहत करीब 3 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई। उसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। पहले राज्य में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो घटकर 12 करोड़ 55 लाख रह गए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग ने पिछले 1 साल में बिजली चोरी रोककर सरकार को करीब 181 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का दावा किया। बताया गया कि इस दौरान 50,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिससे 100 मिलियन यूनिट की बचत हुई। जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी के आरोप में 6,526 एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोपी दाऊद अहमद को भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक कनाडा में बैठकर दाऊद अहमद हवाला के जरिए धर्मांतरण गिरोह से अपने गुर्गों को फंडिंग भेजते थे। पुलिस ने उनकी संपत्तियों की कुर्की की भी तैयारी कर ली। उधर ईडी के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव के रहने वाले यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 25 साल के अनुराग द्विवेदी के पास करोड़ों की कीमत वाली कई लग्जरी गाड़ियां और बेहिसाब संपत्ति मिली, और आरोप लगा कि उसने इस संपत्ति को सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इकट्ठा किया। ईडी ने एक्शन लेते हुए यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की 2 और लग्जरी कारों को जब्त कर लिया। 2 हफ्ते पहले भी उसकी 4 आलीशान गाड़ियां जब्त की गई थी। उनमें कई गाड़ियों की कीमत तो 10, 20 या 50 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में बताई गई। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि उन सभी गाड़ियों को साल 2021 से साल 2024 के बीच खरीदा गया था। मतलब 4 साल के अंदर ही अनुराग ने एक से बढ़कर एक गाड़ियों को अपने काफिले का हिस्सा बना लिया था, और उनमें 7 गाड़ियों को ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है। उन 7 गाड़ियों को मिला दिया जाए तो उनकी कीमत 12 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी अनुराग ने 4 साल में 12 करोड़ से ज्यादा रकम सिर्फ गाड़ियों को खरीदने पर खर्च कर दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया गया कि महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाला अनुराग द्विवेदी हर बड़ी कंपनी की कार खरीदना चाहता था। वो जब भी कोई नई कार खरीदता था तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करता था। उसने सबसे पहले फरवरी 2021 में BMW की एक कार खरीदी। BMW 7 सीरीज की उस कार की कीमत तब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास थी, यानी इतनी महंगी कि उसे खरीदने में किसी आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। जबकि अनुराग द्विवेदी ने महज 21 साल की उम्र में वो लग्जरी कार हासिल कर ली थी। लेकिन कारों को लेकर उसकी दीवानगी इतने पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने 2.5 करोड़ की BMW कार खरीदने के महज 5 महीने बाद ही एक और शानदार कार खरीदी। वो कार थी फोर्ड कंपनी की, फोर्ड एंडेवर।
अनुराग ने उसे जून 2021 में खरीदा। करीब 50 लाख की कीमत वाली उस कार की तस्वीर भी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। उस पोस्ट के साथ उसने लिखा कि 15 दिन पहले खरीदने का मन बनाया था और माता रानी की कृपा से खरीद भी ली। मतलब अनुराग लग्जरी कार खरीदने के बाद दिखावा करने का भी कोई मौका चूकता नहीं था और सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करता था कि उसके लिए लाखों करोड़ों की कीमत वाली गाड़ियां खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी महंगी से महंगी गाड़ी हासिल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। 50 लाख की फोर्ड एंडेवर खरीदे 1 साल भी नहीं बीता था कि अनुराग द्विवेदी ने अपनी तीसरी आलीशान कार खरीद ली थी। उसने मार्च 2022 में सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर जानकारी दी थी कि मर्सिडीज कंपनी की भी एक कार उसकी हो चुकी है। मर्सिडीज ई क्लास की उस कार का दाम तब करीब 1 करोड़ रुपए था। उसके 7 महीने बाद यानी अक्टूबर 2022 में अनुराग ने अपनी चौथी लग्जरी कार खरीद ली। BMW की वो कार भी 1 करोड़ से ज्यादा की थी। अनुराग ने बताया था कि लाल रंग की उस कार को खरीदने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि वो कार उसे लाल रंग में ही चाहिए थी। अनुराग के मुताबिक उसने BMW के कई शोरूम में पता किया था और काफी खोजबीन के बाद दिल्ली में वो कार बुक करवाई थी। लेकिन 25 साल के अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसने में जुटी ईडी ने लाल रंग वाली उसकी BMW कार को भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही 5 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी यूरस कार भी उसके घर से बरामद की गई। अनुराग ने उस कार को चलाने के कई वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए थे। इसके अलावा लैंड रोवर की डिफेंडर 130 कार भी अनुराग के ठिकाने से मिली। उसकी कीमत भी 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। यही नहीं, ईडी को एक थार गाड़ी भी मिली। दावा है कि वो गाड़ी अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे दी थी। मतलब महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाले अनुराग ने करीब 25 लाख की गाड़ी तोहफे में दे दी। लेकिन ईडी ने थार गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। उन्नाव के रहने वाले अनुराग द्विवेदी जांच एजेंसियों के रडार पर यह तब आया जब उसने दुबई के एक आलीशान क्रूज में शादी की थी और वो शादी करीब 1.5 महीने पहले 22 नवंबर को हुई थी। उस कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए गायक कुमार सानू और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस समेत कई हस्तियों को बुलाया गया था। यानी यूट्यूबर अनुराग ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए जमकर पैसा बहाया था। इसी वजह से ईडी की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि 7 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति जमा करने वाले अनुराग द्विवेदी के पास साल 2018 तक तो कमाई का कोई जरिया भी नहीं था। और तो और उसके परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब उसे विरासत में कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मिली थी। अनुराग के पिता उन्नाव के नवाबगंज इलाके में मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन उनके बेटे ने सिर्फ 7 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियां इकट्ठा कर ली। ईडी की टीम ने अनुराग द्विवेदी की कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसे पता चला कि साल 2017 में अनुराग ने पहली बार ड्रीम 11 ऐप पर आईपीएल की टीम बनाई थी। साल 2018 में उसने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू किया। लोगों को ड्रीम 11 पर टीम बनाने की फिर जानकारी देने लग गया था। सूत्रों का दावा है उसी दौरान वो क्रिकेट सट्टेबाजों के संपर्क में आ गया था। इन सब कामों से उसके पास पैसा आना शुरू हुआ और कुछ ही साल में उसने करोड़ों रुपए कमा ली। और इस दौरान उसने न सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी बल्कि उन्नाव में अपना आलीशान घर भी खड़ा कर दिया। और दावा है कि अपनी काली कमाई से अनुराग द्विवेदी ने लखनऊ समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद ली। और यही वजह रही कि ईडी ने आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। सूत्रों का दावा है कि ईडी के एक्शन से पहले ही अनुराग द्विवेदी ने देश छोड़ दिया था। उसके दुबई में होने का दावा किया गया। 2 हफ्ते पहले ईडी ने अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर रेड डाली थी और उसके बैंक अकाउंट में मौजूद करीब 3 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। सूत्रों का दावा है बीते कुछ दिनों में अनुराग की 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति ईडी की जांच के घेरे में आ चुकी है। और इसके लिए उन्नाव ही नहीं बल्कि लखनऊ समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की गई। इधर यूपी के बुलंदशहर में तहसील परिसर में मारपीट की वजह से अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के तहसील परिसर में दिन दहाड़े 2 पक्षों में मारपीट हो गई। तहसील परिसर में लात घूंसे चले और पत्थरबाजी हो गई। कुछ लोगों ने अगौता ब्लॉक की प्रमुख रेणु चौधरी के पति आदेश चौधरी को पीट दिया। हालांकि पुलिस और तहसीलदार ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़े 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 पिस्तौल, बड़ी संख्या में गोलियां और एक कार बरामद की। दावा किया गया कि सभी बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर भयंकर सड़क हादसा हो गया। वहां एक ट्रक ने एक कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई।
उधर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए गए, जिस पर घमासान मच गया। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत नामंजूर होने के बाद जेएनयू कैंपस के अंदर लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और दावा किया गया कि उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए गए। बीजेपी ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसमें जेएनयू कैंपस में रात के वक्त कुछ छात्र नारे लगाते नजर आए। आरोप लगाया गया कि लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए और आरोप लगाया गया कि 35 सेकंड के उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के अलावा कई दूसरे लोगों के खिलाफ भी विवादास्पद नारे लगाए गए। हालांकि नारेबाजी के दौरान शर्जील इमाम और उमर खालिद के नाम नहीं सुनाई दिए, जबकि दावा किया गया कि उन दोनों के समर्थन में ही लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों ने जेएनयू में प्रदर्शन किया था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से जब इनकार किया, इसके बाद लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों ने जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेएनयू जैसा टॉप संस्थान जहां ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां पे ये लोग भारतीय संविधान के खिलाफ, भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ चैलेंज करते हुए इस तरह नारेबाजी कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। नारेबाजी के दौरान कुछ छात्र डफली बजाते रहे, जिनमें एक पर लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एसएफआई यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा नजर आया। और जेएनयू कैंपस में हुई इस घटना के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विवादास्पद और भड़काऊ नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन जेएनयू को बदनाम करने में जुटे। इनकी जो पॉलिटिक्स है, शर्जील इमाम और उमर खालिद के नाम पे जेएनयू में चल रहा है। ये मुट्ठी भर लोग जो बचे हुए हैं कैंपस में, ये ठेकेदारी लेके बैठे हैं कि जेएनयू को हर जगह बदनाम करने की जिम्मेदारी हमारी है। जेएनयू कैंपस में जिन छात्रों ने विवादास्पद नारे लगाए, जिन पर आरोप लगा विवादास्पद नारे लगाने का, उनमें कुछ की पहचान भी कर ली गई। उनमें एक का नाम दानिश अली बताया गया, जो लेफ्ट के छात्र संगठन आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हैं। इसी तरह एक दूसरे छात्र की पहचान सुनील के तौर पर हुई, जो लेफ्ट के ही छात्र संगठन डीएसएफ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ता हैं। जबकि बीच में नारे लगा रही लड़की का नाम गौरी बताया गया और वो भी लेफ्ट के एक छात्र संगठन से जुड़ी बताई गई। और दावा किया गया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में हुए इस प्रदर्शन में 30 से 35 छात्र शामिल थे। लेकिन जेएनयू के अंदर विवादास्पद नारे लगाए जाने के बाद सियासत भी गर्मा गई और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, जो कल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन कर रहे थे, आज जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर इन स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी समर्थन करती है? लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादास्पद नारे लगाने वाले छात्रों का समर्थन किया और इसे गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर अफसोस भी जताया। मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। इस घटना के बाद जेएनयू प्रशासन की तरफ से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। बाकायदा शिकायत में विवादास्पद नारे लगाने वाले कुछ छात्रों के नाम भी शामिल किए गए। उधर मध्य प्रदेश के सागर में ठेला नहीं मिलने पर नाराज सब्जी वाले ने एसपी दफ्तर के बाहर ही दुकान लगा ली। उसने दावा किया कि कुछ रोज पहले एक महिला ने अपने पति और बाकी लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट की थी। इसके बाद उसका ठेला छीन लिया गया था और इसी बात पर भड़के युवक ने एसपी दफ्तर के बाहर सब्जी की दुकान लगा ली। उसने दफ्तर के बाहर जोर जोर से सब्जी बेचनी शुरू कर दी, जिससे लोग हैरान रह गए। शिमला मिर्ची आलू, मेथी पालू, अदरक लहसुन मिर्ची नींबू। सब्जी वाले ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति से उसने ठेला खरीदा था, उसने मारपीट की और उसका ठेला छीन लिया। वो लोग हमसे जबरदस्ती छीन के ठेला ले गए। हमने 112 पर शिकायत करी पुलिस को, पुलिस आई वीडियो बना कर ले गई। उसने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उस सब्जी वाले ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने मदद करने की बजाय उसे धमका दिया। उसका आरोप था कि ठेला दिलाना तो दूर, पुलिस ने उसकी शिकायत तक नहीं सुनी और इसी बात से नाराज युवक ने एसपी दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। इस दौरान उसने ठेला दिलवाने की गुहार लगाई। तो हमारी गारंटी प्रशासन की रहेगी, हम अपनी जान दे देंगे, हमें कहा कि न्याय की बात है।
इस दौरान उसने आरोपियों से अपनी सुरक्षा की भी मांग की ताकि भविष्य में उसके साथ मारपीट ना हो। उम्रवादी की वो लेडीज है, उसके पास कई लड़के ऐसे हैं वो चाल चला की ठीक नहीं है लेडीज। हालांकि उसकी शिकायत सुनने के बाद कार्रवाई का भरोसा मिलने पर उसने धरना खत्म कर दिया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की कीमत के चोरी किए गए मोबाइल फोन जब्त किए। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी के आरोप में 8 लड़कों को गिरफ्तार किया। उनमें 2 लड़के नाबालिग बताए गए। बताया गया कि आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाके में लोगों को निशाना बनाते थे और दावा किया गया कि बड़े पैमाने पर चुराए गए मोबाइल फोन नेपाल में बेच दिए जाते थे। देखिए ये 821 मोबाइल फोन हैं जिनको गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी सेंट्रल टीम जोन ने बरामद किए हैं। इन फोन की अनुमानित कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही। वो आरोपी नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सक्रिय थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी बाजार, बस अड्डे और मेट्रो स्टेशन जैसी भीड़ वाली जगहों पर बड़ी संख्या में महंगे मोबाइल फोन चुराते थे। साहिबगंज के पास से ये लोग फोन्स को सेल आउट करते थे और हमें कुछ नाम और नंबर भी मिले हैं जहां पे ये लोग झारखंड में फोन्स को सेल आउट करते थे। बताया गया कि कई बार चोरी को अंजाम देने के बाद वो दिल्ली एनसीआर छोड़कर बिहार और झारखंड चले गए थे ताकि पुलिस तक कोई सुराग ना पहुंचे। लेकिन आरोप लगा कि कुछ महीनों के बाद ही वो दिल्ली पहुंच गए और फिर भीड़ वाली जगहों पर चोरी का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में पुलिस ने उन 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मोबाइल फोन की बड़ी खेप बरामद की और उन फोन की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। इसमें से 7 लोग झारखंड के निवासी हैं। ये लोग 2-3 महीने के लिए झारखंड से नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में आते थे, यहाँ पे लोकल किराए पे मकान लेते थे। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए लड़के मिलकर चोरी करते थे। उनमें कुछ लड़के भीड़ में फोन चोरी करते थे तो कुछ चोरी के फोन इकट्ठा करने और छिपाने का काम करते थे। दावा किया गया कि वो लड़के चोरी के मोबाइल फोन बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों के साथ नेपाल में भी बेचते थे। उधर यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने रेप के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक नाबालिग बच्ची के रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रेप के दौरान वीडियो भी बनाया था और उसके जरिए ब्लैकमेल कर उसने कई महीनों तक बच्ची का रेप किया। मध्य प्रदेश के सागर में 22 साल की एक युवती के गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों ने मिलकर एक होटल में युवती का गैंगरेप किया। पुलिस ने उनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 की तलाश में जुट गई। और इसमें प्रकरण में जो भी साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार के सासाराम नगर निगम ने निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों को आवारा कुत्तों की जानकारी जुटाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। नोडल अधिकारी स्कूल और आसपास भटक रहे कुत्तों की संख्या की सूचना देंगे। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोगों को तलवारें बांटने के आरोपी पिंकी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि वहां कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल नाम के एक हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके साथियों ने तलवारें बांटी थी और तलवारें बांटने के आरोपी पिंकी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने लोगों को तलवारें बांटी थी। वहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर के बाहर एक टेबल पर कई तलवारें सजाकर रख दी थी और नारे भी लगाए थे। इस दौरान एक आदमी तलवार उठाकर उसे लहराता भी दिखाई दिया था और सड़क से गुजर रहे लोगों को तलवारें बांटी गई थी। लेकिन सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में लोगों के घरों में जा जाकर तलवारें बांटी गई थी। इसे हिंदू रक्षा दल ने हिंदू समुदाय के लोगों को जागरूक करने का अभियान बताया था और लोगों को तलवारें बांटते हुए उनसे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करने की भी अपील की गई थी। बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो अपनी सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तुम जय श्री राम। इतना ही नहीं, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने तलवार चलाने की ट्रेनिंग देने तक का ऐलान कर दिया था। शालीमार गार्डन इलाके में खुलेआम तलवार बांटे जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस कार्रवाई के कुछ दिन बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया।
उधर भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक पवन सिंह के जन्मदिन पर उनके साथ दिखी एक महिला की वजह से उनकी तीसरी शादी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि केक काटते वक्त पवन सिंह के साथ वो महिला मांग में सिंदूर लगाकर बिल्कुल बगल में खड़ी नजर आई। और इसी वजह से कई लोगों ने यहां तक दावा कर दिया कि पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली। उनके जन्मदिन पर लखनऊ में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में पवन सिंह के करीबियों के साथ वो महिला भी मौजूद रही। केक काटते वक्त तो वो पवन सिंह के बिल्कुल साथ खड़ी रही। काले रंग की ड्रेस में मौजूद महिला की मांग में लाल रंग का सिंदूर नजर आया। पवन सिंह ने पहले केक को प्रणाम किया, फिर उसे काटने के लिए चाकू उठाया। इस दौरान वो थोड़ा लड़खड़ाते और थके हुए भी नजर आए। पवन सिंह ने अपने दाहिने हाथ में चाकू पकड़ा और बाएं हाथ से उस महिला का हाथ पकड़ा। इसके बाद उन्होंने केक काटा, लेकिन इस दौरान उनके साथ खड़ी महिला सब कुछ संभालने की कोशिश करती दिखी। पार्टी में मौजूद पवन सिंह के समर्थक खुशी से झूम उठे और केक कटते ही हर हर महादेव का नारा लगाया उन्होंने। केक काटने के बाद पवन सिंह ने अपने हाथों से केक को उस महिला के बाईं तरफ खड़े व्यक्ति को खिलाया। इसके बाद उन्होंने उस महिला की उंगलियों पर लगे केक को खाया। बर्थडे पार्टी में पवन सिंह के साथ सिंदूर लगाकर खड़ी महिला का नाम महिमा सिंह बताया गया। वो भी भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। वो यूपी के बांदा की रहने वाली। हाल ही में उन्होंने पवन सिंह के साथ एक फिल्म की शूटिंग भी पूरी की थी। पवन सिंह के जन्मदिन के दिन ही दोनों का एक नया गाना भी रिलीज किया गया, लेकिन पवन सिंह के बर्थडे पर सामने आई तस्वीरों की वजह से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि उन्होंने महिमा सिंह के साथ तीसरी शादी कर ली। पवन सिंह इससे पहले नीलम सिंह और ज्योति सिंह से शादी कर चुके हैं, लेकिन नीलम सिंह ने शादी के 3 महीने बाद 2015 में शादी हुई थी। 3 महीने बाद 8 मार्च 2015 को मुंबई में पवन सिंह के फ्लैट में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी, जबकि दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह ने अपने बड़े भाई की साली नीलम सिंह से 1 दिसंबर 2014 को शादी की थी। उनकी आत्महत्या के बाद पवन सिंह का नाम विवादों में घिर गया था। इसके बाद पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ ही महीने बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। साल 2022 में ज्योति सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले करीब 2 हफ्तों से अंकिता भंडारी हत्याकांड की नए सिरे से जांच करवाने के लिए कांग्रेस वहां आंदोलन कर रही है। एक नई ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद साल 2022 का अंकिता भंडारी हत्याकांड राज्य में सियासी भूचाल की वजह बन गया और इसके बाद कांग्रेस ने अंकिता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग वाले पोस्टर नजर आए। और इसी तरह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांव वाले भी सड़कों पर आ गए और उन्होंने पैदल मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि इस हत्याकांड का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। कहीं भी कोई दोषी होगा तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। सीएम के आदेश पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में आई नई ऑडियो क्लिप की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। एसआईटी उन लोगों से बात करने में भी जुट गई जो उस ऑडियो क्लिप में बात करते सुनाई दिए और उस ऑडियो क्लिप में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया था। इसके बाद आरोप लगाए गए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी की चर्चा हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश बीजेपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ही हैं। और इन्हीं आरोपों को लेकर दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। बेटी के लिए भी उसमें कुछ बातें कही गई थी, उस घटनाक्रम को लेकर कहा गया था और उसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी इसको सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने के लिए उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के वक्त अपनी लोकेशन से जुड़े सबूत भी पेश किए। उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 में जब अंकिता की हत्या हुई थी तो वो उत्तराखंड में थे ही नहीं और उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर उनका नाम इस हत्याकांड में घसीट रहे हैं। दुष्यंत गौतम की तरफ से दर्ज करवाई गई इस एफआईआर को सुरेश राठौर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
वहां उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। और यह सब उस वक्त हुआ जब एसआईटी सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी थी। एसआईटी की टीम ने आरोप लगाया था कि वो दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इसके बाद उनके लिए चेतावनी भी जारी की गई थी। इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है जैसा अभी तक द्वारा किया जा रहा है, तो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होती है। इससे पहले एसआईटी ने इस हत्याकांड से जुड़ी ऑडियो क्लिप की जांच करने के लिए सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के घरों पर नोटिस भी लगाए थे। उधर गुजरात के वलसाड में एक ट्रक में अचानक आग लगने से कोहराम मच गया। गुजरात के वलसाड में एक ट्रक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां सड़क पर कुछ देर के लिए जैम लग गया और काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन ट्रक में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने 15 साल के एक बच्चे को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो नाबालिग लड़का पिछले 1 साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों को भारत की गोपनीय जानकारियां देने में जुटा था। पाकिस्तान ने सरबजीत कौर नाम की महिला को भारत भेजने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें लाहौर के सेफ हाउस में रखा गया। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थीं और वहां पहुंचने के बाद वो लापता हो गई थीं। इधर राजस्थान के कोटा में एक मकान की दीवार में एग्जॉस्ट फैन के लिए बने छेद में एक युवक के फंसने से हड़कंप मच गया। उस पर चोरी के इरादे से मकान में घुसने की कोशिश करने का आरोप लगा और बताया गया कि जिस वक्त वो उस मकान में घुसने की कोशिश कर रहा था उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। घर के सारे दरवाजे बंद थे। फिर उसने दीवार में एग्जॉस्ट फैन के लिए छोड़ी गई जगह से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फंस गया। और जब थोड़ी देर बाद घर वाले लौटे तो उसे दीवार में फंसा देखकर डर गए। उसका आधा शरीर बाहर लटका हुआ था, आधा शरीर कमरे के अंदर था। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां पहुंचे और वहां हंगामा शुरू हो गया। और परिवार ने बताया कि वो लोग खाटू श्याम के दर्शन करने गए हुए थे, लेकिन जब लौटकर उन्होंने ये सब देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस के पहुंचते ही उस लड़के को निकालने की कोशिश शुरू हुई। इस दौरान उससे पूछताछ भी की गई। क्या है? पवन। पवन पूरा क्या है? बैरागी। पवन बैरागी। एड्रेस क्या है तेरा घर का? दिगोद को ना। दिगोद है क्या? पूछताछ के दौरान पता चला कि वो अकेला नहीं था, उसका एक साथी और था जो घर के बाहर ही रुक गया था और लोगों पर नजर रखने लगा था। तो यहाँ पे चोरी किसके साथ में आया था करने? एक आया था बोरखेड़ा का बंदा है। बोरखेड़ा का बंदा है क्या? मैं बता दूंगा। क्या नाम है पहले बता। उसका लालवीर है? क्या नाम है? मैं सब घर पे मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या था उसका जो तेरे साथ आया था? लालवीर है? लालवीर। लालवीर? हाँ। पूरा नाम क्या है? लालवीर राजपूत है वो। लालवीर राजपूत है ना? लेकिन जब वो दीवार में फंस गया तो बाहर खड़ा उसका साथी डर गया और वहां से फरार हो गया। और उस दौरान वो लड़का दर्द से कराहता रहा। कुछ देर बाद पुलिस की मौजूदगी में उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। उसे बाहर निकालने में काफी सावधानी बरतनी पड़ी क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा दीवार के बाहर लटका हुआ था, दूसरा हिस्सा कमरे के अंदर था। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। और उस दौरान वहां मौजूद लोगों को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। इस सब के बीच उसे निकालने के लिए कुछ लोग कमरे के अंदर गए तो कुछ लोगों ने बाहर से उसे पकड़ा। फिर काफी सावधानी के साथ उसे धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला गया। प्रतापनगर पश्चिम में चोर को निकालते हुए पुलिस वाले बाहर निकलते ही उस लड़के ने भी राहत की सांस ली और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन उस घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों ने दावा किया कि वो गाड़ी उसी लड़के की है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। और उस सफेद गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा नजर आया। लोगों ने उस लड़के पर पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगाने का आरोप लगा दिया। पुलिस इधर दिखा, गाड़ी निकली उसके बाद बड़ी वाली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और वहां पुलिस का स्टिकर लगी वो गाड़ी कहां से आई उसकी जांच में भी जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने उन लोगों पर अपनी पत्नी से छेड़छाड़ करने और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए। और पीड़ित व्यक्ति के आरोपों के मुताबिक जब उन्होंने अपनी पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और जान से मारने की भी धमकी दी। वहां मौजूद लोगों ने झगड़ा रोकने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर मौका मिलते ही वहां पिट रहे व्यक्ति ने उन लोगों पर ईंट से हमला कर दिया और उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने का दावा किया।
कई मुकदमे चल रहे हैं 307, 302। किन पे? प्रसून तिवारी पे। बदमाश लोग वो हैं। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बम रखे होने की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेलवे स्टेशन को खाली करवा दिया और स्टेशन पर खड़ी गोरखपुर से मुंबई जाने वाली उस ट्रेन की तलाशी शुरू कर दी। और तलाशी के दौरान उस ट्रेन से एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ। जैसे ही पुलिस की टीम उस बैग को घसीटते हुए बाहर निकली, वहां हड़कंप मच गया। उसे देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। काशी दादर एक्सप्रेस में कुछ अराजक गतिविधि के संदिग्ध में इसको लाया जा रहा है। उस बैग को पूरी सतर्कता के साथ स्टेशन परिसर के बाहर ले जाया गया और उसकी जांच शुरू की गई। इस दौरान वहां यात्रियों में दहशत का माहौल बना रहा और स्टेशन से भी लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। थोड़ी देर में बम निरोधक दस्ता वहां पहुंच गया, जिसके बाद उस संदिग्ध बैग की जांच शुरू हुई। उस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लोगों को भी वहां से दूर भेज दिया गया, लेकिन दूर खड़े लोग पूरी कार्रवाई को देखते रहे। दूसरी तरफ बम निरोधक दस्ता उस बैग की जांच में जुटा रहा, लेकिन उस बैग से कुछ सामान के अलावा कोई बम या विस्फोटक नहीं मिला। जांच पूरी होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शवों से उतारी गई रजाइयों और इस्तेमाल किए गए गद्दों को नया बनाकर उन्हें बेचने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने ऐसी चीजों को बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बताया गया कि वो उन रजाइयों और गद्दों को इकट्ठा करते थे जिन्हें किसी के मरने के बाद शमशान घाट या दूसरी जगहों पर फेंक दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मर चुके लोगों के इस्तेमाल किए गए गद्दों और रजाइयों को लाकर उनकी रुई निकाल लेते थे और फिर नई रुई के साथ मिलाकर रजाइयां और गद्दे बनाते थे और फिर उन्हें बाजार में बेच देते थे। मामला देहरादून के रानी पोखरी इलाके का रहा। बताया गया कि वहां कुछ लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी और लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया था। साथ ही आशंका जताई थी कि इससे गंभीर संक्रमण भी फैल सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि आरोपी उन लोगों की भी रजाइयां इकट्ठा करते थे जिनकी मौत किसी गंभीर बीमारी या संक्रमण की वजह से हुई थी। यही नहीं, लोगों ने धार्मिक मान्यताओं का भी हवाला दिया कि मृतक लोगों के कपड़े और उनसे जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बीच जिले की एसपी ने इसे गंभीर मामला बताया। धार्मिक भावनाओं के साथ साथ ही ये नैतिक रूप से भी किसी हिसाब से सही नहीं है और इसमें अपराध पाया जाता है, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज कर इसमें इनको हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने उस इलाके में रजाइयां और गद्दे बेचने वाली कई दुकानों में छापेमारी की। वहां से रुई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए ताकि पता चल सके कि रुई में किसी तरह का संक्रमण तो नहीं। पुलिस इस काम में शामिल दूसरे लोगों का भी पता लगाने में जुट गई। उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के कारोबारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के नरसिंहगी इलाके में मणि चक्रवर्ती नाम के कारोबारी की हत्या के विरोध में 100 से ज्यादा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कारोबारियों ने हत्या में शामिल लोगों की तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस से एक रोज पहले युवाओं को लंच पर आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री इस दौरान पिछली सरकार से जुड़ी शिकायतों और अपने 11 महीने के कार्यकाल पर युवाओं के साथ चर्चा करेंगी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति के मौके पर नेताओं के लिए चूड़ा दही के भोज का आयोजन करेंगे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लालू यादव और तेजस्वी यादव को भोज का निमंत्रण भेजे जाने का दावा किया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की जिनकी जान गंदा पानी पीने की वजह से गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस के कई नेता पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे और इस दौरान इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम दिखे। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता परेशान लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें इलाके के बाहर ही रोक दिया था। हालांकि बाद में जीतू पटवारी के साथ गिने चुने लोगों को आगे जाने की इजाजत दी गई। वो आगे बढ़े तो कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के हालात बन गए, लेकिन मामले को शांत करा लिया गया।
कांग्रेस नेताओं ने दूषित पानी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का हाल जाना और मदद का भरोसा दिया। इधर मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दूषित पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 100 से ज्यादा लोगों को टाइफॉइड होने से हड़कंप मच गया। हालात बिगड़ते देख राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि टाइफॉइड के लगातार बढ़ते मामलों ने प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी। इस बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह गंदा पानी बताया जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सबसे पहले तो खुले में खाने पीने की चीजें बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके तहत अलग अलग इलाकों में पानी पूरी और आइसक्रीम समेत दूसरी चीजों के सैंपल लिए गए। कहीं भी कोई चीज खराब दिखी तो उसे तुरंत हटवा दिया गया। टाइफॉइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने 80 से ज्यादा टीमें गठित कर उन्हें सर्वे अभियान में लगा दिया और बताया गया ये टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के घरों में पानी की जांच करेंगी। इसके साथ ही दवा बांटी जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और इसके अलावा कहीं भी अगर पानी की पाइपलाइन में लीकेज मिली तो उसकी मरम्मत भी करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह ही गांधीनगर के भी कुछ इलाकों में पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाई गई। इसे टाइफॉइड फैलने की बड़ी वजह माना गया। इसके कारण 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया और वहां भर्ती टाइफॉइड के मरीजों का हाल जाना। दावा किया गया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी पीने के पानी में गंदगी मिलने की शिकायत से लोग परेशान हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि 3 महीनों से लगातार उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। उन्होंने इसको लेकर शिकायत करने का भी दावा किया, लेकिन आरोप लगा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। कितना काला और फला हुआ पानी, पूरे घर में बदबू हो जाती है। बुराड़ी की फूलबाग कॉलोनी के एक मकान में नल से झाग वाला पानी निकलता नजर आया, लेकिन वहां सिर्फ उस मकान में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में ऐसा ही गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई होने का दावा किया गया। शरीर पर जो ना छाले पड़े हुए हैं, आंखों में चुभन होती है, मेरे बीमारी हो गई है, किसी के टीबी हो रही है, किसी के कुछ हो रहा है, तो ये पानी पीने योग्य नहीं है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो पीने तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है। और बुराड़ी में रहने वाले लोगों ने आशंका जताई कि दूषित पानी की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वहां भी मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आरोप लगा कि गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से लोगों को उल्टियां, पेट दर्द और दस्त की दिक्कतें होने लगी। इस पानी से स्मेल आ रही है। ये पानी जो इनको सप्लाई के लिए यहाँ दिया गया है, इसमें से स्मेल आ रही है। बॉटल इनके पास पानी की पड़ी है, ये आप देख रहे हैं कि कैसा रंग इस पानी का यहाँ पर नजर आ रहा है। बुराड़ी की फूलबाग कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड से लेकर अपने क्षेत्र के विधायक से उन्होंने शिकायतें की थी। सैंपल लिया किसी ने? सैंपल कोई नहीं ले गया मैडम। दिया है लेकिन लेके नहीं जाते। आरोप लगा कि कई बार गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत करने के बाद भी न तो पाइपलाइन बदली गई और न ही सीवर लाइन की जांच हुई। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया और उनकी समस्या को टाल दिया। उधर चोट लगने के बाद वापसी कर रहे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 82 रन की पारी खेली। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में 82 रन की पारी खेलकर अपनी फिटनेस साबित कर दी। जयपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने शार्दुल ठाकुर की जगह मुंबई की कप्तानी भी की। श्रेयस अय्यर को बीते साल ऑस्ट्रेलिया में चोट लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही एशेज सीरीज के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने शतक लगाए। ट्रेविस हेड ने 166 गेंदों पर 163 रन की पारी खेली, जबकि स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज में 13वां शतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के जैक हॉब्स को पछाड़ दिया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार पर फिर दबाव दिखा। सेंसेक्स 376 अंक गिर गया तो निफ्टी भी लुढ़क कर 26,178 पर आ गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस और एनर्जी इंडेक्स में रही, जबकि आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी गई। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे रोपवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वहां के कमिश्नर ने उसकी सच्चाई बताई। उस वीडियो के सामने आने पर लोगों ने रोपवे ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन वाराणसी के कमिश्नर ने दावा किया कि रोपवे सेवा शुरू करने से पहले टेस्टिंग की जा रही थी और बताया गया कि टेस्टिंग के दौरान ही लोगों ने रोपवे के गंडोला का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया
और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उस वीडियो में रोपवे का वो गंडोला हवा में तेजी से झूलता नजर आया था। भाई साहब इतना झूलेगा तो कैसे कोई बैठेगा इसमें। ये बनारस रोपवे का गंडोला है जो कितना तेज देखो झूम रहा है। भाई इसमें कोई बैठेगा तो बचेगा कि मरेगा। यह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। वीडियो के सामने आने के बाद वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने हिलते हुए गंडोला की सच्चाई बताई। इस तरह की जो सेफ्टी नॉर्म्स को जो चेक करने का एक प्रक्रिया है, लोग इसको नहीं समझ पाए। वो जो स्विंग करता है ऐसा हवा भी नहीं था कि ब्रेक अगर चलते चलते अचानक ब्रेक लगने पे वो स्विंग करता है। बताया गया कि 3 स्टेशनों पर 90% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है और रोपवे सेवा शुरू करने से पहले ट्रायल के दौरान इमरजेंसी ब्रेक की टेस्टिंग की जा रही थी। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुछ बदमाशों ने एक होटल में घुसकर जमकर मारपीट कर दी। 5 से 6 बदमाश उस होटल के अंदर घुस गए। उन्होंने पहले होटल के संचालक और वहां मौजूद एक कर्मचारी से बात की और इसके बाद उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनमें एक बदमाश ने वहां खड़े एक कर्मचारी का गिरबान पकड़ा, उसकी धुनाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ 2 बदमाश उस होटल के संचालक से भिड़ गए। उन्होंने वहां रखी एक टेबल से सामान उठाकर होटल संचालक पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके जवाब में होटल के संचालक और उस कर्मचारी ने भी उन बदमाशों पर जमकर थप्पड़ बरसाए। हालांकि ज्यादा देर तक वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। वो बदमाश दोबारा उन पर हावी हो गए। उन्होंने काफी देर तक उनकी पिटाई की और फिर उन्हें धमकाते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला पर गीले तौलिए की वजह से एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा। मणिपुर की रहने वाली लुंजीना पमाई नाम की वो महिला उस व्यक्ति की प्रेमिका बताई गई। बताया गया कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। वो उस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन आरोप लगा कि उस महिला ने गीले तौलिए की वजह से डक ही यू नाम के उस व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी जान चली गई। बताया गया इस दौरान वो नशे में थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि लुंजीना पमाई और डक का झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सब्जी काटने वाले चाकू से गर्लफ्रेंड ने अपने लिविंग रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड था मिस्टर डक, उसके सीने पर वार कर दिया। बताया गया कि लुंजीना ने गलती से डक का तौलिया इस्तेमाल कर लिया था, जिस पर वो भड़क गए थे। आरोप लगा इस दौरान डक ने भारत को और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, जिस पर लुंजीना का गुस्सा फूट पड़ा और आरोप लगा इसी बात पर भड़की महिला ने डक के सीने पर चाकू से वार कर दिया। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और उनकी मौत के बाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मौजूद उस फ्लैट की तलाशी ली जहां वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ रहते थे, ताकि हत्या से जुड़े सबूत खंगाले जा सकें। लगभग 2 वर्षों से जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति को गुस्से में चाकू मारने की बात सामने आई, जिसके बाद हत्या के आरोप में उस महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के शव को भारत में मौजूद दक्षिण कोरिया के दूतावास को सौंप दिया। उधर बिहार के मधुबनी में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने ही आपस में भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया और कुर्सियां भी फेंकी और इसकी वजह से वहां हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पहले उस पर थप्पड़ों की बरसात की गई, फिर पार्टी के झंडे में लगे डंडे से उसे वो पीटते नजर आए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और हंगामा काफी देर तक होता रहा। बताया गया कि यह बैठक पार्टी को चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इधर दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गो तस्करी के शक में 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वो दोनों लड़के रोज गाजीपुर के बूचड़ खाने से दिल्ली में अलग अलग जगहों की 3 दुकानों पर भैंस के मांस की सप्लाई करते थे। रोज की तरह ही वो उन दुकानों में मांस की सप्लाई कर गाड़ी से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गो तस्करी के शक में उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कई लोग उस गाड़ी पर पत्थर बरसाते नजर आए। कुछ लोग तो लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने तब तक उस गाड़ी में तोड़फोड़ की जब तक उसका एक एक शीशा नहीं टूट गया। बताया गया उन लोगों ने गाड़ी में बैठे
अमान और मोहम्मद इरफान नाम के उन दोनों लड़कों को बुरी तरह पीटा। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उन दोनों लड़कों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मारपीट करने वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी। उधर कर्नाटक के बिदर जिले में सरकारी बैठक के दौरान बीजेपी विधायक और एमएलसी के बीच हाथापाई हो गई। बताया गया कि वहां हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगल की जमीन के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बैठक के दौरान चर्चा झड़प में बदल गई। वहां बीजेपी विधायक सिद्धू पाटिल और कांग्रेस एमएलसी भीमराव पाटिल के बीच धक्का मुक्की होती नजर आई। इस दौरान वहां 2 पुलिसकर्मी तैनात दिखे। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन पुलिसकर्मियों के अलावा वहां मौजूद लोग भी दखल देते दिखाई दिए। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक और कांग्रेस के एमएलसी ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी। कर्नाटक के बीदर जिले में कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक चल रही थी। वहां हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगल की जमीन पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर दोनों नेता भिड़ गए। बताया गया इस झड़प के बाद बैठक को रद्द कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान पर यूरोप के देश डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो का अंत हो जाएगा। नेटो एक सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। इसी सैन्य संगठन के ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने का बयान दे चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी डेनमार्क की है। लेकिन 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सवाल यह कि आखिर अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का क्षेत्र है। ये कनाडा के उत्तर पूर्व और आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से हमेशा ढका रहता है। और तो और ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में एक है और उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच मौजूद ग्रीनलैंड एक तरह से गेटकीपर का काम करता है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में आर्कटिक महासागर बेहद अहम है, क्योंकि ये क्षेत्र रूस और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता बनाता है। शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका ने यहां सैन्य अड्डे बना रखे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पिछले कुछ वक्त में रूस और चीन ने आर्कटिक महासागर में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। इसी वजह से उन्होंने दावा किया कि आर्कटिक महासागर में रूस और चीन के जहाज पहुंचने से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती। और 2 दिन पहले फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी लौटने के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी आर्कटिक महासागर में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों का जिक्र किया था और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला बयान दोहराया था। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने आपत्ति जताई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो सैन्य संगठन नेटो का अंत हो जाएगा। alvorlig, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी शामिल है। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो नेटो पूरी तरह से बिखर जाएगा। और तो और उन्होंने यह भी ऐलान किया कि ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इस बात का दावा किया कि यूरोप के कई देश उनके साथ हैं। उन्होंने ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताते हुए यह तक कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की कोशिश की गई तो फिर नतीजे गंभीर हो सकते हैं। Selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती। डेनमार्क ऐसी स्थिति में नहीं है जहां रातों रात देश पर कब्जा कर लिया जाए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान के बाद नेटो देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इधर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दोबारा शुरू होने की खबरों के बीच इजरायल ने उसे बड़ी चेतावनी दे दी। वहां के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की तो उनकी सेना उसके परमाणु ठिकानों को
दोबारा तबाह करने में देर नहीं लगाएगी और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायल ने इस बार हमला किया तो ईरान को पिछले साल से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह धमकी इजरायल के मीडिया के एक दावे के बाद सामने आई। इजरायल के मीडिया ने दावा किया था कि ईरान अपने उन परमाणु प्लांटों और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को दोबारा बनवाने में जुटा है जिन्हें इजरायल ने पिछले साल जून में हुए हमलों में बर्बाद कर दिया था। इस खबर ने इजरायल के कान खड़े कर दिए और दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने ईरान को रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि जिन परमाणु प्लांटों को उनकी सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था उन्हें दोबारा शुरू करने नहीं दिया जाएगा। और इस चेतावनी के बाद इजरायल और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। इजरायल ने पिछले साल 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर बारूद की बारिश शुरू कर दी। बाद में 22 जून को अमेरिका ने भी इजरायल का साथ देते हुए ईरान पर हवाई हमले कर दिए थे। उस वक्त दावा किया गया था कि इन हमलों से ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज में मौजूद परमाणु प्लांट तबाह हो गए थे। अमेरिका और इजरायल ने दावा किया था कि ईरान चोरी छुपे इन प्लांटों में परमाणु बम बनाने में सबसे जरूरी चीज यूरेनियम को इकट्ठा कर रहा था और वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसे रोकने के लिए ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजरायल ने उस पर हमला कर दिया था। उस वक्त ये लड़ाई 12 दिनों तक चली थी और बाद में अमेरिका और पश्चिम एशिया के देश कतर की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर लागू हो पाया था। लेकिन इजरायल के मीडिया के नए दावे से एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की तलवार लटक गई। खास बात यह कि ईरान को चेतावनी सिर्फ इजरायल से नहीं मिली। कुछ रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक कार्यक्रमों को नष्ट करने की धमकी दी थी। उन्होंने यह बयान अमेरिका की यात्रा पर गए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बैठक के बाद दिया था। उस वक्त यह माना गया था कि दोनों देशों ने ईरान पर नए सिरे से हमले की रणनीति भी बनाई। आशंका तो यह भी जताई गई कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने उस वक्त बयान दिया था कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति बनने का सपना नहीं छोड़ा तो अमेरिका के पास हमले के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि ट्रंप ने यह उम्मीद भी जताई थी कि ईरान उसकी नौबत नहीं आने देगा और वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए कदम जरूर बढ़ाएगा। अमेरिका और इजरायल दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसी वजह से वो हर हाल में उसे रोकने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारों के मुताबिक वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला सकता है, क्योंकि ईरान ये जान चुका है कि यही एक शक्ति है जो उसे और उसके कट्टर दुश्मनों से बचा सकती है। इस बीच ईरान की सेना ने इजरायल की चेतावनी का जवाब देते हुए दावा किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर गाजा में सीज फायर लागू होने के करीब 3 महीने बाद इजरायल ने लेबनान में भीषण बमबारी कर दी। उसकी सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया और वहां रात के वक्त आसमान से इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि दहशत फैल गई। इजरायल की फौज ने दक्षिणी लेबनान में भयंकर हमले किए। दावा किया गया कि बीते 1 साल में वहां इतने बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया गया था, क्योंकि करीब 13 महीने पहले लेबनान और इजरायल के बीच सीज फायर समझौता हो गया था। हालांकि सीज फायर के बावजूद इजरायल ने वहां हमले जारी रखे थे, क्योंकि उसका आरोप है कि हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए। लेकिन इससे पहले इजरायल वहां हल्की फुल्की बमबारी करता था, लेकिन इस बार उसने लेबनान के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया और इतनी जबरदस्त बमबारी कर दी कि लेबनान का दक्षिणी हिस्सा बुरी तरह दहल उठा। इजरायल के हमले ने लेबनान को भड़का दिया। उसने सीज फायर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि लेबनान की तरफ से पलटवार किए जाने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। उसकी सेना ने बताया कि यह एयर स्ट्राइक लेबनान के आनान नाम के इलाके में की गई। लेबनान का यह इलाका इजरायल की उत्तरी सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने वहां नए ठिकाने एक्टिव किए थे और उन्हें खतरा मानते हुए इजरायल ने जोरदार हवाई हमला बोला। सौ बात की एक बात यह कि धुरंधर फिल्म में पब्लिक ने लियारी तो देख लिया, लेकिन लियारी की कहानी क्या है ये ना तो लोग जानते हैं और ना ही लोगों को यह इतिहास कभी बताया गया। कराची शहर को बस पाकिस्तान के एक शहर के तौर पर ही ज्यादातर पब्लिक जानती है, क्योंकि इतिहास तो राजे रजवाड़ों और साम्राज्यों का ही पढ़ाया जाता है।
किसने बसाया था यह कराची? मुस्लिम शासकों ने या हिंदू राजाओं ने? नहीं, एक हिंदू व्यापारी ने। और इतिहास तो तलवारों और बंदूकों और तोपों का इतिहास माना जाता है ना, व्यापारियों का इतिहास तो इतिहास माना ही नहीं जाता। लेकिन इतिहास सिर्फ मुगलों का नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों का नहीं है, सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं है। क्यों नहीं पता हो आज की पीढ़ी को, जिनको इंदौर में गंदे पानी की खबर बताते वक्त यह ध्यान में आता है कि इंदौर तो देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, उस पब्लिक को क्यों ना पता हो कि वो भी एक वक्त था कि देश क्या पूरे एशिया का सबसे साफ शहर वो कहा जाता था जो एक हिंदू व्यापारी ने बसाया था। असली धुरंधर की कहानी क्यों ना पता हो। यह कहानी शुरू हुई 18वीं सदी में। आज जहां पाकिस्तान है, वहां अरब सागर के पास के इलाके में कल्होड़ा राजवंश का राज था। वो मुस्लिम शासक थे और व्यापारी ज्यादातर हिंदू थे। वहां के गर्म रेगिस्तान था, सिंधु नदी की लहरें पहाड़ों से आ रही मिट्टी और गाद से भर रही थी। कई पुराने बंदरगाह थे, जैसे शाह बंदर, लारी बंदर, थट्टा, वो सब डूबने लगे। व्यापारियों की चिंता बढ़ने लगी। नावों के जरिए व्यापार होता था, उनका व्यापार खतरे में था। उनमें एक व्यापारी थे सेठ भोजमल। भोजमल भाटिया सिंध के सेवण से आते थे। सदियों से उनके पूर्वज व्यापार करते आए थे। 15वीं सदी से मसाले, कपड़े, अनाज दूर दूर तक बेचते थे। लेकिन अब बंदरगाह पर जहाज फंस रहे थे मिट्टी और गाद में। 1729 का साल था। सेठ भोजमल अपने साथियों के साथ अरब सागर के किनारे पर तलाश के लिए निकले कि जहाज कहां आ सकते हैं। उनको ल्यारी नदी के मुहाने के पास, वही ल्यारी नदी का मुहाना जिसके आसपास बसा ल्यारी, आपने धुरंधर फिल्म में देखा, उसी ल्यारी नदी के मुहाने के पास सिंधु नदी के किनारे पर एक छोटा सा मछली पकड़ने वालों का एक गांव था, माई कोलाची के नाम पर। कहते हैं वहां के मछुआरे माई कोलाची को एक देवी के रूप में पूजते थे। वहां बलोच और सिंधी मछुआरे रहते थे। लेकिन भोजमल भाटिया को वहां दिखा एक प्राकृतिक बंदरगाह। मनोड़ा द्वीप के पास ऐसा गहरा पानी था जहां जहाज आसानी से आ सकते थे, लेकिन डाकुओं और लुटेरों का खतरा था। समुद्री डाकू भी आते थे। भोजमल ने कल्होड़ा शासकों से वहां की जमीन खरीदी और 16 फीट ऊंची एक दीवार का घेरा बनाया, किले की तरह, तोपे तैनात की किले की तरह। 2 दरवाजे बनाए, समुद्र की तरफ खारा दर और नदी की तरफ मीठा दर। और ल्यारी के मुहाने पर माई कोलाची के गांव के पास बसाई ये टाउनशिप मुस्लिम कल्होड़ा शासकों से जमीन लेकर, जिसमें बनाए गए हिंदू व्यापारियों के 3000 मकान। नाम पड़ा कराची। लुटेरे आए, समुद्री डाकू आए, खतरा हर तरफ से था, लेकिन सिडनी हिंदू व्यापारी डटे रहे वहां पर। उन्होंने बंदरगाह ऐसा शानदार बनाया कि दुनिया के जाने माने बंदरगाह में शान से उसका नाम लिया जाने लगा। मस्कट तक जहाज जाने लगे, फारस की खाड़ी तक माल जाने लगा, कराची शहर बढ़ने लगा। 19वीं सदी आ गई, कल्होड़ा राजवंश का राज खत्म हो गया, टालपुर राजवंश का शासन आ गया। 1832 का साल था। टालपुरों के राज में सिंध में थोड़ा थोड़ा हिंदू मुसलमान तनाव का माहौल बन गया था। नसरपुर में एक घटना घटी जिसने तनाव बढ़ा दिया। कहते हैं एक हिंदू बच्चे की अपने मुस्लिम टीचर से किसी बात पर कहासुनी हो गई और बात हिंदू मुस्लिम तनाव में बदल गई। मुसलमान भड़क गए तो हिंदू दुकानदारों ने मुसलमानों को सामान देने से मना कर दिया। फिर कहते हैं मुसलमानों ने हिंदुओं के कुएं में कुछ ऐसा फेंक दिया कि तनाव और बढ़ गया। और फिर एक नूरुल शाह नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति हिंदुओं को गालियां देता हुआ पाया गया, तो उसको परशुराम नाम के एक लड़के ने गालियां देने से रोका। ये जो परशुराम नाम का लड़का था, ये कौन था? ये उसी सेठ भोजमल का परपोता था जिसने कराची शहर बसाया था। बात ऐसी बढ़ गई कि भीड़ इकट्ठा हो गई। नूरुल शाह पूरे सिंध में घूमकर मुसलमानों को भड़काता रहा, कुरान हाथ में लेकर। परशुराम को जैसलमेर भागना पड़ा। मामला वहां के शासक मीर मुराद अली टालपुर के दरबार में पहुंचा और परशुराम के पिता यानी सेठ भोजमल के पोते सेठ होतचंद को बुलाया गया हैदराबाद। भोजमल का परिवार बहुत रईस हो चुका था। कराची बसाने के बाद उनका व्यापार भारत से अफगानिस्तान, ईरान, मस्कट, ओमान तक यानी फैल चुका था। उनके पोते को दरबार में बुलाया गया, लेकिन वहां भीड़ ने उन पर हमला करके उनका अपहरण कर लिया। उन्हें 10-12 दिन तक बंधक बनाया गया और भीड़ उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर अड़ गई। लेकिन होतचंद 50 साल से ज्यादा उम्र के थे और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से इस्लाम नहीं कबूल करवाया जाता था
तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन हिंदू समुदाय यह अपमान नहीं भूला। होतचंद के बड़े बेटे यानी परशुराम के भाई नाउमल होतचंद ने याद रखा कि मुस्लिम टालपुर शासकों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हिंदुओं पर घोड़े की सवारी की मनाही लागू कर दी गई कि वो घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। हिंदुओं में रोष बढ़ता गया क्योंकि उनमें बड़े रईस व्यापारी भी मौजूद थे जिन्होंने दूर देशों तक अपना व्यापार फैलाया था, कराची जैसा शानदार शहर बनाया था। लेकिन उनके प्रति मुस्लिम शासकों का व्यवहार बदलता जा रहा था। इस दौरान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पंख फैलाने लग चुकी थी। सेठ भोजमल के परपोते सेठ नाउमल होतचंद के अंग्रेजों से भी व्यापारिक रिश्ते बनने लगे थे। तो 1843 में चार्ल्स नेपियर ने जब टालपुर शासकों से सिंध जीत लिया तो नाउमल होतचंद को अपने परिवार के अपमान का बदला लेने का मौका मिल गया। कराची अंग्रेजों के शासन में आ गया। सिंधी हिंदुओं ने शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में बदल दिया। सड़कें, बाजार, भवन सब ऐसे बने कि दूर देशों से आए लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। जब दुनिया बैलगाड़ी पर चल रही थी 1861 में ही कराची से कोटड़ी तक रेल चलने लगी। 1864 में कराची लंदन से टेलीग्राफ लाइन से जुड़ गया था। 1885 में शहर में घोड़ों से चलने वाली ट्रैम चलने लगी। 1900 में ये घोड़ों से चलने वाली ट्रैम फिर इलेक्ट्रिक ट्रैम में बदल दी गई। 1887 में हिंदू व्यापारियों ने दयाराम जेठमल कॉलेज, डीजे कॉलेज स्थापित कर दिया था कराची में, अब भी है। 1899 तक दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं जानते हैं कौन से बंदरगाह से जाता था? अभी तो यूक्रेन वगैरह का नाम सुनते हैं ना आप। उस वक्त सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का अनाज जाता था कराची से। हरचंद राय बिशनदास नाम के मेयर बने 1911 में कराची में, तो बिजली का प्लांट लग गया। दुनिया में कराची का नाम हो गया सिटी ऑफ लाइट्स। 1924 में एयरपोर्ट बन गया था। ये जो एयर इंडिया है ये कहां से लॉन्च हुई थी? 1932 में लॉन्च हुई थी। टाटा एयर सर्विसेज के नाम से कराची से मुंबई गई थी पहली फ्लाइट। कराची के होटल और क्लब दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य का बड़ा व्यापार कराची बंदरगाह से होता था और हिंदू व्यापारी कराची से, मस्कट से, ईरान से, जिब्राल्टर से आगे 7 समंदर पार तक फैल गए। ये जो दुनिया के हर बड़े बंदरगाह पर बने व्यापार केंद्रों में सिंधी बिजनेसमैन देखते हैं ना आप, इस कहानी की नींव डाली थी सेठ भोजमल ने। सिंधियों में सरनेम अपने पूर्वजों के नाम पर होते हैं, तो भोजमल के वंशज भोजवाणी कहलाते हैं। दूर मध्य अमेरिका में आजकल आप वेनेजुएला का नाम सुन रहे हैं ना, वहीं कैरिबियाई सागर के किनारे मेक्सिको के पास एक छोटा सा देश है बिलीज। बिलीज में भी एक चौक है जिसका नाम है भोजवाणी स्क्वायर, क्योंकि वहां के विकास में भी चंदर भोजवाणी नाम के एक व्यापारी का हाथ था। तो सिर्फ तलवार की नोक पर ही अपनी छाप नहीं छोड़ी जाती। पाकिस्तान बनने के वक्त कराची में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, मुसलमानों की कम थी, लेकिन वो पाकिस्तान को चला गया। और अब उस लियारी और कराची का क्या हाल है वो आपने धुरंधर फिल्म में देख ही लिया। जो कराची शहर ऐसा था कि जिन्ना ने उसको पाकिस्तान की राजधानी बनाया था, वो आज कैसा है सबके सामने है। इसलिए इतिहास के ये वाले पन्ने भी जानने जरूरी हैं। इतिहास बनाने वाले सिर्फ तख्तों पर बैठने वाले नहीं होते, सिर्फ ताज पहनने वाले नहीं होते, सिर्फ नेता लोग नहीं होते। हां, जय जवान बोलिए, जय किसान बोलिए, हां जय विज्ञान बोलिए, लेकिन व्यापारी भी देश के निर्माता होते हैं। वो पाकिस्तान का कराची नहीं है। उसकी पहचान भले ही उन लोगों ने आज रहमान डकैत जैसे लोगों ने बना दी हो, लेकिन असली धुरंधर को मत भूलिएगा। सेठ भोजमल धुरंधर, 100 बात की एक बात। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थर्मोकोल के गोदाम में आग लगने से दहशत मच गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के एक इलाके में थर्मोकोल के गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस पर बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा कि उनके बेटे ने सड़क से गुजरने के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी और इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस उन्हें थाने ले आई, लेकिन आरोप लगा कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 82 साल के थे। सुरेश कलमाडी को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।